सेकंड लास्ट, आई डोंट थिंक हमने सेकंड लास्ट क्वेश्चन किया भी है। होमवर्क दिया था लेकिन क्लास में कराया था कि नहीं? रियली? ठीक है, इसका ही ना व्हाट वर वी डूइंग व्लॉग्स। या एक दिन छुट्टी, 2 दिन छुट्टी, मेरा मेमोरी वाइप हो जाता है पूरा। दो दिन में तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है। हाँ हाँ श्योर, बताओ कहाँ पे, कौन से पेज में? अच्छा, 67 या 68। नहीं, हम तो 67 60 तक पहुंचे ही नहीं थे। लास्ट के 4-5 पेजेस बचे, अभी 2 क्वेश्चंस बचे हैं लास्ट के ना, खत्म नहीं हुआ था ना, लास्ट के 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे मैंने। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट है क्या? कुछ तो हिंट दे दो ना, मुझे पता कैसे चलेगा। ओके, ये पीडीएफ का ही क्वेश्चन है? ओके, आई ओपन इट। ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, एनी हिंट? नीचे की तरफ नीचे जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे उसमें से थर्ड लास्ट है। ओके, हाँ, तो नीचे से फिर से। तो अपेरेंटली नीचे से सेकंड लास्ट भी डाउट में है, ये वाला। हाँ, ये तुम्हारा डाउट है ना, ये क्वेश्चन? नहीं, अच्छा, ये वाला? ये वाला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? ओके फाइन, ये तुम्हें नहीं समझा था? ये भी नहीं होता। इसके बाद आता है? आई गेस लास्ट। अच्छा ठीक है फाइन। तो ये डाउट है ना किसी को? इसके पहले किसी को डाउट है क्या? इसके पहले का भी डाउट है? एक्चुअली मैं घर जाके एक बार ट्राई करती हूँ, फिर आपको। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है ना जहाँ पे बेस एक्स है और नंबर कुछ है, फिर बेस है, फिर किसी नंबर के, सबके बेसेस अलग है लेकिन सबके नंबर सेम है, तो ऐसे में ट्राई कीजिए कि सबका बेस सेम कर दे, रेसिप्रोकल लेके। ठीक है, सो इसमें जैसे हो जाएगा 1/2 log 2x with base 2 equal to 1/log x with base 2। ये समझ आया क्या क्या मैंने? ओके, अब ठीक है, ऐसे ही करते हैं। एलसीएम ले लूं, ऊपर आ जाएगा log 2x प्लस log विद बेस 2x अपॉन ओके राइट, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां तक समझ आया? अब क्योंकि यहाँ पे x है ना, तो डायरेक्टली भी इनको कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि x के वेरिएबल के हिसाब से बिहेवियर चेंज हो जाता है, x के वैल्यू के हिसाब से, तो उसको मैं LHS में ले जा रहा हूँ, ज़्यादा RHS में ले जा रहा हूँ और पूरा टर्म को LHS में वापस ले आ रहा हूँ। Is that fine? अब इन दोनों नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन 0 है, दैट मीन्स आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। ठीक है, सो या तो log विद बेस 2x इज इक्वल टू 0, अगर ये होता है तो इससे मुझे x की वैल्यू मिल जाती है 2 raised to the power 0 यानी 1। ठीक है,
और दूसरे से मिलता है मुझे log 2x विद बेस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे मुझे मिलता है log 2x विद बेस 2 इक्वल टू 1। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 2x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1। समझ आया? तो इससे भी x की वैल्यू 1 आ रही है और इससे भी x की वैल्यू 1 आ रही है। बट प्रॉब्लम क्या है, x जो है इस वाले सीरीज में इसका बेस है, राइट? क्या बेस की वैल्यू x बेस की वैल्यू 1 हो सकती है? नहीं हो सकती, राइट? तो ये आंसर भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ओके। अगला बताइए, हो गया? रुक दीजिए। ठीक है, अभी 2-3 क्वेश्चन जो पेंडिंग थे मैं वो करा देता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन में हाँ, ये तो मैंने क्लास में कराया नहीं ना, लेकिन मैंने होमवर्क के लिए दिया होगा कि ट्राई करके देखना, लेकिन ये क्वेश्चन और इसका अगला क्वेश्चन मुझे क्लास में कराना है नहीं वैसे। ठीक है, सो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक टर्म है log 9 विद बेस 2 का स्क्वायर रेज टू द पावर 1 अपॉन log 2 और अंदर है log 9 विद बेस 2, और इसके साथ एक टर्म मल्टीप्लाइड है √7 रेज टू द पावर 1 अपॉन log 7 विद बेस 4। ठीक है, बहुत सारे लॉग्स हैं, ऑब्वियसली हमें सिंप्लीफाई करना है, तो एकदम ध्यान से आराम से जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उससे ही करना है। कुछ ज़्यादा मतलब बहुत तिगड़मबाजी करके या फिर बहुत कुछ सुपर स्मार्ट सोल्यूशन लगा के ऐसा नहीं है, आराम से कीजिए। तो एक चीज़ जो मुझे दिख रहा है, एक तो सेकंड टर्म में देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 है। अगर मैं 7 रेज टू द पावर log समथिंग ऑफ बेस 7 ऐसे कुछ फॉर्म में ले आता तो ये कैंसिल हो सकता है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा टर्म जो पहला टर्म है इसमें देखिए log 9 विद बेस 2 है और यहाँ पे भी log 9 विद बेस 2 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, क्या मैं log 9 विद बेस 2 को कुछ एक अज्यूम कर लूं, सब्स्टिट्यूट कर देता हूं जस्ट फॉर माय सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार सॉल्यूशन आ जाएगा तो फिर से वापस सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लूंगा। अब ये अगर a डालता हूं तो मैं इसको देखता हूं दिखेगा कैसे, 2 रेज टू द पावर 1 अपॉन log विद बेस 2 a, ऐसा दिख रहा है, देखिए। ठीक है, अभी सेकंड टर्म में छोड़ दे रहा हूं, मैं पहले फर्स्ट टर्म ही सॉल्व कर लेता हूं। तो ये जो स्क्वायर है, क्या मैं इसको इधर लेके जा सकता हूं? ठीक है, पावर मल्टीप्लिकेशन, सो दिस विल बिकम a रेज टू द पावर 2 अपॉन log विद बेस 2 a। ठीक है, अब देखिए मुझे a है और पावर में भी अगर मुझे log विद बेस a मिल जाए तो कैंसिल कर सकता हूं। यहाँ पे बेस 2 है, नंबर a है, तो इसको अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा a रेज टू द पावर 2 इंटू log विद बेस a ऑफ नंबर 2। ये जो मैंने शिफ्ट किया ये समझ आया, रेसिप्रोकल लेके। ओके, अब ये 2 को मैं अंदर ले जा सकता हूँ। अगर ये 2 को, हाँ, अगर ये 2 को अंदर लेके गया तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बेस a है और रेज टू द पावर log विद बेस a है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, 2 स्क्वायर यानी 4। ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे? अगेन सिमिलर लाइन में सोचना है कि किसी तरह इस तरह का सिचुएशन आ जाए। ठीक है, तो एटलीस्ट यहाँ पे मैं 7 रेज टू द पावर हाफ तो लिख सकता हूँ, इतना मुझे पता है, और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन log 7 विद बेस 4 रेसिप्रोकल। ठीक है, सो अब इसमें ये 7 है तो इसका अगर बेस 7 हो जाए तो कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल, इसको बेस 7 करने के लिए मुझे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी 7 रेज टू द पावर हाफ log विद बेस 7 4। ठीक है, अब इन दोनों को कैंसिल करने के लिए ये वाला हाफ हटाना पड़ेगा मुझे, इसको मैं 4 के अंदर ले जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये और ये कैंसिल हो जाएगा, √4 आ जाएगा ये। ठीक है, √4 यानी 2। सो पहले टर्म का 4 आंसर आया, अगले टर्म का 2 आंसर आया, तो मल्टीप्लिकेशन से 8 आ जाएगा। समझ आया सबको? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हो गया?
ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है लॉग का। अगेन ध्यान दीजिए, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन दिया है 2x रेज टू द पावर log 3 विद बेस 4 एंड 3 log x विद बेस 4। अच्छा, यहां पे एक चीज तो है कि दोनों का बेस तो 4 है, दैट इज फाइन, यानी बेस दोनों का सेम है, इसका 4 है इसका 4 है, इसमें इशू नहीं है। द ओनली थिंग इज जिस नंबर पे हमने रेस किया हुआ है, यहाँ पे x है यहाँ पे 3 है, इजंट इट? तो इसको, और बीच में प्लस है, अगर बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड होता तो हम इन दोनों को एक साथ करके कुछ कर भी सकते थे, प्लस है तो हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो इसको डील करने का एक तरीका होता है, इफ यू रिमेंबर हमने एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा था वो होता है, अगर a log x विद बेस है, ये x के बराबर होता है, ठीक है? अगर ये नंबर और बेस सेम हो, अगर ये नंबर और बेस अलग हो तो क्या कर सकते हैं? ये भी हमने एक लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ा था कि हम इसको और इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x रेज टू द पावर log विद बेस b ऑफ a, ऐसे लिख सकता हूँ। इन केस ये वाले टर्म्स अगर मैच नहीं करते ना, जैसे इस केस में है, तो हम इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। इंटरचेंज तभी करना है अगर हमारे क्वेश्चन के सोल्यूशन में हेल्प कर रहा है, नहीं तो नहीं करना, ठीक है? अगर इस पर्टिकुलर केस में मैं इंटरचेंज कर दूं तो देखिए x ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, विच विल बी वेरी सिमिलर टू दिस। यहाँ भी x ऊपर है और 3 नीचे है, राइट? तो फर्स्ट टर्म में ये वाला प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं, और मेरा फर्स्ट टर्म बन जाएगा 2 into 3 रेज टू द पावर log विद बेस 4 ऑफ x। ये जो फर्स्ट टर्म मैंने चेंज किया, ये समझ आया सबको? ठीक है, प्लस हाँ, सेकेंड टर्म को मैं ऐसे ही लिख दूंगा 3 रेज टू द पावर log 4 ऑफ x, ठीक है? सो एक चीज देखिए, ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है ये सेम है, इसके आगे 2 है, इसके आगे 1 है। सो क्या इन दोनों का मैं एडिशन कर सकता हूं? कर सकता हूं, हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा, 3 into 3 रेज टू द पावर log विद बेस 4x इक्वल टू 27, ठीक है? समझ आया? अब इस 3 को मैं इधर ले जा सकता हूँ RHS में, RHS में लेके गया तो डिवाइडेड बाय 3 हो गया, यानी 9, राइट? ये समझ आया सबको? 9। अब LHS में देखिए 3 के टर्म्स में 3 रेज टू द पावर log x ऑफ बेस 4, क्या इसको मैं 3 के टर्म्स में लिख सकता हूँ? 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट? सो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर होगा क्योंकि दोनों के बेस सेम है और दोनों बेस पॉजिटिव है, ठीक है? सो ये हो जाएगा log x विद बेस 4 इक्वल टू 2। सो x वुड बी 4 रेज टू द पावर 2, इसको मैं ऊपर लेके गया यानी 16, ठीक है? समझ आया सबको? इस तरह से हमारा लॉग्स के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। कोई डाउट है तो आप बताइए, नहीं तो घर पे जाके ट्राई कीजिए, उसके बाद बताइए मुझे अगर कोई डाउट आता है तो। ठीक है, अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, विल ट्राई टू फिनिश इट इन 3 to 4 सेशंस।
नहीं मेरे पास Okay, complex numbers. Even before I go into these things, आप लोगों को रियल नंबर्स पता ना क्या होता है, जो स्टैंडर्ड नंबर्स हम डील करते हैं. सो रियल नंबर इज अ नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसको नंबर सिस्टम बोला जाता है. वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर सिस्टम. रियल नंबर की तरह नहीं होता, थोड़ा अलग रहता है, उसमें हम एक इमेजिनरी पार्ट भी डालते हैं. सो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो हम आगे जाके जैसे जैसे डिटेल में पढ़ने जाएंगे ना, आप लोगों को समझ आएगा कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रियल नंबर्स. ठीक है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो बेसिक प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन वगैरह की होती हैं, आप किसी किसी सिनेरियोज में देखेंगे कि रियल नंबर से हमारा एक्सपेक्टेशन अलग था आंसर्स के टर्म्स में, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में वही आंसर अलग आता है. ठीक है, सो इसका मतलब ये नहीं कि एक गलत है एक सही है. इसका मतलब ये होता है कि कौन से सिस्टम में हम डील कर रहे हैं. अगर हम रियल नंबर के सिस्टम में डील करें तो आंसर अलग आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में करें तो आंसर अलग आएगा. ठीक है, सो इस चीज का ध्यान रखना है. हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट अ वेरी टफ थिंग, आराम आराम से करेंगे, हो जाएगा. बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसके वो नहीं है, क्या कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. क्वेश्चन थोड़े मुश्किल आ सकते हैं, लेकिन अगर आपका फंडामेंटल एक बार ठीक हो गया तो क्वेश्चन मुश्किल इतना डिफिकल्ट नहीं होगा. इज दैट फाइन? So the first thing in complex number, we know that in real number root of -1 is not defined. किसी भी नंबर का for that matter root is not defined, but in complex number we are going to define it. It's more than defining, we are representing it. ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है कि हम रूट ऑफ -1 को आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इमेजिनरी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सो अगर मुझे कहीं पे ये आयोटा दिखता है, इसका मतलब होता है रूट ऑफ -1. इसकी वैल्यू क्या है ये नहीं पता मुझे, और अदर आई थिंक किसी को भी नहीं पता, बट एनीवेज आयोटा इज नॉट इट्स वैल्यू, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन. इस चीज का ध्यान रखें. ठीक है, जैसे कि कुछ इरेशनल नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल √2, इसका वैल्यू होता है, इरेशनल है, यानी इसको हम निकालने जाएंगे तो अनएंडिंग वैल्यू आएगा, बट वैल्यू है. ठीक है, इसका तो वैल्यू ही नहीं है, बट स्टिल इसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पस. ठीक है, सो दिस वैल्यू इज कॉल्ड आयोटा, सॉरी दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड आयोटा. अब कुछ आयोटा का हम बिहेवियर देख लेते हैं. अगर आपको पता है कि आयोटा मीन्स रूट ऑफ -1, आयोटा अगर रूट ऑफ -1 है तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो -1 आएगा. ठीक है, सो यहां पे जो आयोटा स्क्वायर है इसका आंसर क्या आ रहा है, -1. अगर आयोटा स्क्वायर -1 है तो आयोटा क्यूब कितना होना चाहिए, माइनस आयोटा, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा. आयोटा स्क्वायर इज -1, सो माइनस आयोटा. ओके, आयोटा टू दी पावर 4 क्या होगा, आयोटा टू दी पावर 4 कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट. सो आयोटा टू दी पावर 4 इज 1. ठीक है, सो आयोटा टू दी पावर 4 इज 1. अब ध्यान दीजिए, अगर आयोटा टू दी पावर 4 1 है तो आयोटा टू दी पावर 5 क्या होगा, फिर से आयोटा होगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं आयोटा टू दी पावर 4 इंटू आयोटा, ये ऑलरेडी 1 हो चुका है, यानी इसका आंसर आएगा आयोटा. आयोटा टू दी पावर 6 वुड बी सेम -1, सेम लॉजिक फॉलो करेंगे, माइनस आयोटा, एंड आयोटा टू दी पावर 8 वुड बी 1 अगेन. सो वी कैन ऑब्जर्व दैट 4 के मल्टीपल के बाद आंसर रिपीट होने लग गए.
यानी आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4 के जो आंसर्स थे वही आयोटा रेज़ टू द पावर 5, 6, 7, 8 का आंसर है। सिमिलरली आगे के चार ऐसे करते करते जहां तक आप जाएंगे मल्टीपल में वहां तक आएगा। इज दैट फाइन? सो इस वाले फॉर्मूला में ध्यान दीजिए, रादर जनरलाइज स्टेटमेंट, आयोटा टू द पावर 4k प्लस आर। ठीक है, आयोटा टू द पावर 4k प्लस आर मतलब अगर ये 4 के टर्म्स का मल्टीपल है कोई, यानी यहां पे जो प्लस आर आ रहा है वही मेरा आंसर हो। समझ आई बात क्या कह रहा हूं मैं? कि जब 4k प्लस आर लिखा हुआ यहां पे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं 100, आयोटा टू द पावर 100। ठीक है, क्या 100 4 का मल्टीपल है? राइट? यानी आयोटा टू द पावर 100 वुड बी 1 क्योंकि 4 का मल्टीपल है, लेकिन उसके साथ अगर मैं r की वैल्यू 1 डाल देता हूं, ठीक है, सो ये आयोटा टू द पावर 101 हो गया। 101 को आई कैन राइट इट एज आयोटा टू द पावर 100 प्लस 1 प्लस आयोटा, यानी इनटू आयोटा। अगर मैं पावर को हटा दूं तो ये तो 1 हो जाएगा, आयोटा टू द पावर 1 का आंसर क्या होगा? आयोटा। ठीक है, सो दैट मीन्स आयोटा r, अगर मेरा r का वैल्यू 0 है, r का वैल्यू अगर 0 हो तो ये पूरा टर्म आयोटा टू द पावर 4k हो जाएगा, राइट? यानी आंसर आएगा 1। अगर r का वैल्यू 1 है तो ये 4k प्लस 1 हो जाएगा, यानी ये वाला हिस्सा तो 1 रह जाएगा, आयोटा टू द पावर 1 अलग से रह जाएगा, यानी आयोटा आंसर आएगा। ठीक है, r की वैल्यू अगर 2 है तो ये 4k वाला तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 वाला हो जाएगा आयोटा स्क्वायर विच इज -1, और r की वैल्यू अगर 3 है तो ये आयोटा की वैल्यू आयोटा क्यूब रह जाएगा, दैट इज माइनस आयोटा। अगर r की वैल्यू 4 है तो अगर 3 के बाद 4 आता है तो ये वाला वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है, आयोटा टू द पावर 4 भी 1 हो जाएगा, तो फिर से आंसर इसका 1 आ जाएगा। सो आप देखिए फिर से रिपीट होने लगता है। ठीक है, द क्रक्स ऑफ दिस इज कि हमें जब भी कोई आयोटा की वैल्यू निकालनी है हमें 4k के टर्म्स में पहले उसको अलग कर लेना। ठीक है, उससे क्या होगा, जो भी वैल्यू है वो 1 रहेगा और जो बचेगा उसका आंसर निकालना, और उसका आंसर इन चारों में से कुछ एक ही होगा, या आयोटा होगा या -1 या माइनस आयोटा या 1, डिपेंडिंग ऑन वो आयोटा से कितना दूर है। ठीक है, कुछ इसके सैंपल क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, आयोटा टू द पावर 243, इसको कैसे लिख सकते हैं? 243 को क्या मैं सेग्रीगेट कर सकता हूं, और मुझे 4 के मल्टीपल में सेग्रीगेट करना चाहिए। सो अगर मैं 243 को 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या होगा? 24, 60 से 240, 3 मेरा रिमाइंडर बच रहा है, राइट? सो आई कैन राइट इट एज आयोटा टू द पावर 240 प्लस 3, क्या ना? सो ये हो जाएगा आयोटा टू द पावर 240 इंटू आयोटा टू द पावर 3। ऐसे मैं फिर से पावर को अलग अलग कर सकता हूँ। ये वैल्यू कितना होगा? ये 1 होगा, सबको समझ आ रहा है? ओके, सो 1 इंटू आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा, यानी आंसर हो गया माइनस आयोटा। कोई डाउट है किसी को? समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मेरे 2 टर्म्स है। पहला टर्म है आयोटा टू द पावर 57, उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा टू द पावर 57 कितना होगा? फिर से 4 से डिवाइड करूंगा, यानी आयोटा टू द पावर 4 1 4 17, 4 4 16, राइट? सो 14 4 56 प्लस 1, यानी आयोटा टू द पावर 14 इंटू आयोटा 14। ये क्या किया मैंने? 4 1 4 17 oh yeah 56, so iota to the power 56 into iota। ये समझ आया क्या किया मैंने? iota to the power 56 क्या होगा? 1, क्योंकि 4 का मल्टीपल है, यानी आंसर हो गया iota। ठीक है, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म देखिए 1 अपॉन आयोटा रेज टू द पावर 125, तो इसको 1 अपॉन आयोटा रेज टू द पावर 125 को क्या लिख सकता हूँ? 124 प्लस 1। ठीक है, ये 4 का मल्टीपल है, यानी 1 अपॉन
आयोटा बच जाएगा। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा, आयोटा प्लस 1 आयोटा, एलसीएम ले लूंगा आयोटा, इधर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस 1, इजंट इट? आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 प्लस 1 आयोटा यानी 0। समझ आई ये स्टेप सबको? थर्ड वाला देखें। थर्ड वाला जो है ना, एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। ये है आयोटा टू द पावर 2 2015, 2016, 2017, 2018। जनरली आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए मेरा, ये जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिखे, नॉट जस्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कहीं पे भी दिखे ना, तो पहला जितना आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, छोटे नंबर्स रहेंगे उतना अच्छा है। और छोटे नंबर लाने का इसका पहला तरीका होगा कि जो सबसे छोटा टर्म है, इसमें 2015 है, उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर, राइट? 2015 को कॉमन ले लिया तो पहला टर्म बचेगा 1, अगला टर्म क्या बचेगा, जहाँ पे 2016 है आयोटा, अगला टर्म बचेगा आयोटा स्क्वायर, अगला टर्म बचेगा आयोटा क्यूब। ये समझ आया कैसे किया मैंने थर्ड पार्ट? अच्छा, अब देखिए ये आयोटा 2015 तो बाहर कॉमन है, ये 1 रहेगा, ये आयोटा रहेगा, आयोटा स्क्वायर कितना होगा, आयोटा क्यूब, तो ये कैंसिल हो रहे हैं, 0 आंसर। इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिलता है हमें कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का अगर सीरीज है रेज टू द पावर आयोटा में, आंसर हमेशा 0 आएगा, कोई भी 4। ये तो हमने 2015, 16, 17, 18 किया ना, अगर मैं 4, 5, 6, 7 भी ले लूं तो भी आंसर 0 आएगा। पॉइंट समझ लो मेरा? ये आयोटा टू द पावर 100 प्लस आयोटा टू द पावर 101 प्लस आयोटा टू द पावर 102 प्लस आयोटा टू द पावर 103, ये भी अगर सीरीज है, इसका आंसर भी 0 आएगा अगर 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स है। इसका कंसेक्यूटिव रहना जरूरी है, ठीक है? सो ये ऑब्जर्वेशन ध्यान में रखिए क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। ओके, हाँ यहां पे देखिए लिखा भी हुआ है, सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स, हाँ इंटीग्रल पावर्स होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, ऑफ आयोटा इज 0। आयोटा के अगर कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स है वो 0 होगा हमेशा, उसका सम। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सिग्मा ऑफ आयोटा टू द पावर k प्लस आयोटा टू द पावर k प्लस 1 फ्रॉम 1 to 12। सिग्मा देखते ही फिर अब घबराना नहीं, आप तो सिग्मा का मतलब पता चल गया ना आपको, क्या होता है समेशन। हाँ, इसका आंसर 0 है, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, शायद 3 बार, प्रॉब्ली 0 हो भी सकता है, आई डोंट नो, लेट मी सी। ये क्वेश्चन समझ आया सबको? क्या है, आयोटा टू द पावर k प्लस आयोटा टू द पावर k प्लस 1। हमें क्या करना है, k की वैल्यू 1 से लेके 12 तक डालना, ठीक है? सो जब कुछ भी समझ आए, देखिए एक चीज तो आप कर सकते हैं कि आयोटा टू द पावर k कॉमन ले लीजिए, अंदर आयोटा 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, बट आई एम नॉट श्योर उससे कितना हेल्पफुल होगा। एनीवेज वो छोड़ते हैं, पहले मैं क्या करता हूँ, k इक्वल टू 1 की वैल्यू डालता हूँ। अगर मैं k इक्वल टू 1 की वैल्यू डालूंगा तो होगा आयोटा टू द पावर 1 प्लस आयोटा टू द पावर 2, ठीक है? k की वैल्यू मैंने 1 डाली तो ये मेरा फर्स्ट टर्म आया, राइट? उसके बाद मैंने k की वैल्यू 2 डाली तो आया आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। उसके बाद अगर मैंने 3 डाला तो आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4। ये स्टेप समझ आ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? और ये कहां तक जाएगा, 12 तक जाएगा। 11 वाला भी लिख लेता हूं, आयोटा 11 प्लस आयोटा टू द पावर 12 प्लस लास्ट टर्म होगा आयोटा टू द पावर 12 प्लस आयोटा टू द पावर 13, ठीक है? ये मेरा फर्स्ट ब्रैकेट है, ये मेरा लास्ट ब्रैकेट है। ये एक्सपेंशन समझ आया? अच्छा, अभी हमने सीखा था कि अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर्स को ऐड करता है आयोटा के तो 0 आंसर आता है। क्या यहाँ पे मैं 4 कंसेक्यूटिव ढूंढ सकता हूँ? देखिए फर्स्ट ब्रैकेट का 1 है, फिर 2 भी है, ये दोनों तो कवर हो गए, 3 आ जाएगा और इससे 4 हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ब्रैकेट के अलावा सब ब्रैकेट के ना ऑल्टरनेट नंबर्स मैं पिक कर सकता हूँ। आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 4, ये मेरे फर्स्ट ब्रैकेट के आ गए, सॉरी फर्स्ट 3 ब्रैकेट्स के आ गए। मैं सिर्फ सेकंड नंबर्स को पिक करोगे क्योंकि उसी से मेरा सीरीज बन रहा है।
एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट ब्रैकेट। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट क्या बनेगा, आयोटा 4 आया, अगले ब्रैकेट का सेकंड टर्म होगा आयोटा 5 आयोटा टू द पावर 6 टू द पावर 7 टू द पावर 8। ठीक है, इसी तरह जो लास्ट ब्रैकेट बनेगा ना उसका होगा, देखिए ये वाले टर्म्स ऐड होंगे। ठीक है, ये वाले टर्म्स, यानी आयोटा टू द पावर 13 होगा, उसके पहले आयोटा टू द पावर 12 आएगा, इसके पहले आयोटा टू द पावर 11, उसके पहले आयोटा टू द पावर 10। समझ आया क्या किया मैंने? 8 9 कहां गया? प्रॉब्ली 9 कहीं और ऐड हो जाएगा, बट अच्छा एक काम कर सकते, रुकिए एक काम कर सकते हैं, ये जो लास्ट है ना इसको मैं स्किप कर रहा हूं, इसको मैं लिख ही नहीं रहा हूं, हम इसी को ही, मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। अगला होगा आयोटा टू द पावर 9 आयोटा टू द पावर 10 आयोटा टू द पावर 11 आयोटा टू द पावर 12। ये एक और चार उसका सेट हो गया। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, इसके दोनों नंबर आ गए, इसका सेकंड आया, इसका सेकंड आया, ऐसे करते करते सबके सेकंड आ गए, इसका भी सेकंड आ गया। ठीक है, और इसके सेकंड में आके ये रुक गया सीरीज, और नहीं है सीरीज बचा। ठीक है, सो जो सेकंड लास्ट नंबर का आयोटा टू द पावर 12 वो मैंने लिख दिया। ठीक है, ये जो आयोटा टू द पावर 11 है ना वो ये वाला नहीं है, इसके प्रीवियस ब्रैकेट का है वो। यहाँ पे आयोटा टू द पावर 11 प्लस आयोटा टू द पावर नहीं 10 प्लस आयोटा टू द पावर 11 होगा, तो ये वाला 11 नहीं है। ठीक है, सो ये तो अभी सीरीज बन गए, अब वो उसका सीरीज बनाते जो नंबर बच गए। ठीक है, जो कि ये है, सो ये बनेगा आयोटा टू द पावर 2 प्लस आयोटा टू द पावर 3 ये बच गया, आयोटा टू द पावर 4 आयोटा टू द पावर 5 एक आएगा, प्लस आयोटा टू द पावर 6। हमें कहां पे जाके रुकना है, ये वाला जो 11 आने वाला है उस पे रुकेंगे। ठीक है, इस पे इसलिए रुकेंगे सो दैट आई कैन हैव अ काउंट कि मैंने कहां तक कर लिया, सारे ब्रैकेट से ज्यादा तो नहीं मैं कर रहा हूं। ठीक है, आयोटा टू द पावर 7 आयोटा टू द पावर 8 आयोटा टू द पावर 9, फिर आयोटा टू द पावर 10 प्लस आयोटा टू द पावर 11। अभी देखिए ये जो 11 आया है ना ये वाला है, और ये जो 10 आया ये प्रीवियस ब्रैकेट का ये वाला है। ठीक है, अभी भी मेरा जो लास्ट ब्रैकेट है ना ये पूरा का पूरा बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये जो आयोटा 12 था ना जो मैंने प्रीवियस सीरीज में देखा था, मैं यहीं पे रुक गया था क्योंकि मेरा 4 का सेट बन गया था। तो अभी ये दो नंबर मैं एक साथ ले लूंगा। ये समझ आया क्या किया मैंने? इसमें एक्सपैंड किया मैंने। आप चाहे तो सारे ब्रैकेट्स लिख के एक्सपैंड कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप थोड़ा सा जजमेंट करके ना अपना ये सेट बना दीजिए। आइडियली मैं ये जो सारे सेट लिखा ना मैं ये लिखता भी नहीं, ये मैंने ताकि समझाने में आसानी हो इसलिए मैंने सारे सेट्स लिखे। ठीक है, अब क्योंकि ये 4-4 के सेट्स हो गए सारे, तो सबके आंसर्स क्या होंगे? 0। तो टोटल आंसर भी हमारा 0 हो जाएगा। गॉट इट? समझ आया कि नहीं? थोड़ा सा ध्यान से घर पे कीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिए। ओके फाइन। एक ऑब्जर्वेशन है अगेन आयोटा का बिहेवियर में, मैं आपको कह रहा था ना कि रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दो अलग अलग नंबर सिस्टम्स है, सो दोनों में कुछ कुछ बिहेवियर ना थोड़े से अलग रहते हैं। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए मैं एक मल्टीप्लाई कर रहा हूं -3 रूट को -3 5 से, यानी -3 रूट को मल्टीप्लाई किया मैंने -3 5 से, √5 से। अभी तक हमने क्या सीखा है? जब भी रूट है तो अंदर के नंबर्स को हम एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉमन रूट लेके इस तरह से कर सकते कि नहीं? इस रूट का कॉमन ले लिया ये और ये मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई किए तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, √15 आंसर आ जाएगा। दैट इज फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस कर रहा हूं ना, तो हमें ये ध्यान देना है कि पहले मैं इस टर्म को आयोटा के टर्म्स में लिखूंगा। सो √3 -√3 आयोटा को क्या लिख सकता हूं मैं? √3 इंटू √(-1), राइट? और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? √5 इंटू √(-1), ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना? सो √3 इंटू √(-1) इज आयोटा इंटू √5 इंटू √(-1) इज आयोटा।
अब इन दोनों रूट्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, रूट 3 और रूट 5 को, तो रूट 15 हो गया। अयोटा और अयोटा को मल्टीप्लाई किया, अयोटा स्क्वायर हो गया। अयोटा स्क्वायर इज नेगेटिव, सो मेरा आंसर आ गया नेगेटिव रूट 50, राइट। जो हमने प्रीवियस रियल नंबर के अंडरस्टैंडिंग से किया था उससे आंसर सिर्फ रूट 15 आ रहा था, ये वाला अब आ गया नेगेटिव रूट 15। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है? दोनों सही है। इट अगेन डिपेंड्स कि तुम क्वेश्चन किसका कर रहे हो। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है तो ये वाला अप्रोच लेना है, ठीक है। अगर रियल नंबर का क्वेश्चन है तो ये अप्रोच लेना है। सो रूट a इंटू बी इज इक्वल टू रूट ए बी डज नॉट होल्ड व्हेन बोथ a एंड b आर नेगेटिव। तो जब दोनों नेगेटिव होते हैं ना तब ये सच नहीं होता, मतलब ट्रू नहीं होता एज पर रियल नंबर्स, ठीक है। उसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का बिहेवियर ध्यान में रखना, ध्यान में रहेगा ये। सो इसमें कभी भी कंफ्यूजन ना हो, जब भी आप दो नेगेटिव नंबर्स के रूट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस। अगर आपका क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, वैसे अगर एस टाइप का क्वेश्चन होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही होगा, रियल नंबर में आपको नेगेटिव कभी रूट में देंगे ही नहीं। इज दैट ओके? ओके, ये ऑब्जर्वेशन ध्यान में रखिएगा। ओके, अब थोड़े से देखिए, अभी तक तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा ही नहीं, अभी तक हम आयोटा सीख रहे थे ना। आयोटा क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन अब थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। If x and y are real numbers, then number of the form x plus iota y. अगर हम x plus iota y का कोई भी नंबर लिखते हैं, it is called a complex number. It is generally denoted at z equal to x plus iota y. z देखिए, जब हम नंबर सिस्टम्स कर रहे होते हैं अलग अलग, तो z हम इंटीजर्स के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, बट दैट इज अ सेट। वो कैपिटल बोल्ड z होता है, वो एक सेट होता है। सेट के अंदर बहुत सारे नंबर्स होते हैं। दिस इज नॉट अ सेट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x प्लस आयोटा y से, ठीक है। और ये स्मॉल z है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। सो ये हो गया x प्लस आयोटा y, इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो टर्म x है ना, ये टर्म x और ये जो टर्म y है, दोनों रियल नंबर्स है। यहां पे अभी भी कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, दोनों रियल नंबर्स है। बोथ x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। y के साथ जब मैं आयोटा मल्टीप्लाई करता हूं ना, तब वो इमेजिनरी नंबर बनता है, ठीक है। इसमें ये चीज ध्यान दीजिए, हर x इज कॉल्ड रियल पार्ट, x को हम रियल पार्ट कहते हैं ऑफ z एंड y इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये जो y है ना, इसको इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है, बट इट इज नॉट एन इमेजिनरी नंबर। y इज स्टिल अ रियल नंबर, लेकिन बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा कुछ। बोथ x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन फिर भी y को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, y को इमेजिनरी नंबर नहीं बोलते, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर होगा आयोटा y। इज दैट फाइन? ओके, अब इफ x इक्वल टू 0, अगर ये फर्स्ट टर्म मेरा 0 हो जाता है, इट इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली इमेजिनरी हो जाता है, ठीक है। और अगर y 0 हो जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे? अच्छा, प्योरली रियल कहेंगे या रियल कहेंगे? अगर आपके पास कोई नंबर अवेलेबल है, मान लीजिए मैं देता हूं z इक्वल टू 4, आपके दिमाग में कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे z लिखा है, अदरवाइज तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ही नहीं। सो प्योरली रियल लिखा है कहीं पे या रियल लिखा है, मींस द सेम थिंग। तो किसी क्वेश्चन में प्योरली रियल हो सकता है जहां पे वो एम्फसाइज कर रहे हैं कि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। ओनली व्हेन दे आर एम्फसाइजिंग द इमेजिनरी पार्ट इज 0, देन ओनली दे राइट इन द क्वेश्चन प्योरली रियल, ठीक है। सो प्योरली रियल का कॉनोटेशन हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आ जाता है। कहीं पे लिखा है रियल नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व नहीं है। कहीं पे प्योरली रियल लिख दिया, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। वैसे हर रियल नंबर का इमेजिनरी नंबर 0 होता है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट, आई एम सॉरी। लेकिन वो एक इंडिकेशन होता है इस क्वेश्चन का आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्योरम से या प्रॉपर्टीज से करना है, ठीक है। क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देख के समझ ही नहीं आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन, जस्ट फॉर दोस थिंग्स, ये सब हिंट्स होते हैं। ओके, अब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स करते हैं। व्हाट इज अलजेब्रा? मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जो हमारा स्टैंडर्ड रूटीन जिंदगी खराब करने वाली चीज है। बट एनीवेज, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2 कब इक्वल होते हैं? जब उन दोनों के रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हो एंड इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हो।
दे हैव टू बी एग्जैक्टली इक्वल, देयर इज नो अदर वे। x1 और x2 एकदम बराबर हो और y1 और y2 एकदम बराबर हो, दे हैव टू बी एग्जैक्टली सेम, ठीक है। और जो बीच का साइन है ना, दिस इज पार्ट ऑफ दिस रियल नंबर ओनली, y2 का पार्ट होता है, ये जो प्लस साइन है ना, ये y2 का पार्ट होता है। सो अगर कहीं पे आपको x माइनस आयोटा y दिखता है ना, इट मीन्स x प्लस आयोटा ऑफ माइनस y, इस तरह से होता है। इज दैट फाइन? और एक चीज देखिए जो अच्छी बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी नहीं होता, ठीक है, इनइक्वालिटी डज नॉट एग्जिस्ट। सो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया है, 1 प्लस 2 आयोटा इज लेस देन 5 प्लस 10 आयोटा। 1 का जो रियल पार्ट है वो 5 से छोटा है, 2 जो रियल इमेजिनरी पार्ट है वो 10 से छोटा है। Does that means this complex number 2 plus 1 plus 2 iota is less than 5 plus 10 iota? No, we don't know. There is nothing as inequality in complex numbers. तो उससे हमारा थोड़ा सा सिलेबस कम होता है, बट एनीवेज इक्वालिटी इज एनफ टू बॉदर अस, तो इसको ध्यान रखिएगा। इनइक्वालिटीज डू नॉट अकर इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वी कैन नॉट कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो या तो इक्वल हो सकते हैं या उसमें हम कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे प्लस या माइनस, ठीक है। सो इक्वालिटी के प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए, z स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 आयोटा z प्लस 1 प्लस a आयोटा इक्वल टू 0 हैज अ रियल रूट, देन फाइंड a। रियल रूट मतलब d इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का फॉर्मूला लगाता हूं और b स्क्वायर माइनस 4ac निकालता हूं, सो b स्क्वायर माइनस 4ac हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कुछ b मेरा क्या है 3 प्लस 2 आयोटा और c है 1 प्लस a आयोटा। तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर रखे, मल्टी b स्क्वायर माइनस 4ac कुछ एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म आएगा विच वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आ जाते हैं इनइक्वालिटी में, उसको सॉल्व नहीं कर सकते। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है ना फॉर फाइंडिंग रियल रूट्स कि d हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट ओनली वर्क्स इफ द कोएफिशिएंट्स आर रियल। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है कोएफिशिएंट्स तो ये वाला तरीका हम नहीं लगा सकते। इज दैट फाइन? समझ आया? तो क्या तरीका लगाएंगे? कुछ नहीं, मतलब इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजियर एक्चुअली। डिस्क्रिमिनेंट से आसान तरीका है। जब भी किसी भी इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, कंपैरिजन इज द ओनली वे, ठीक है। किसी भी इक्वेशन के अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उससे हम 2 इक्वेशन और डिराइव कर सकते हैं। कैसे? आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे z स्क्वायर है, ये z है और ये, इसको अगर मैं इसका ब्रैकेट खोलता हूं तो क्या बनेगा? देखिए z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 आयोटा z प्लस 1 प्लस a आयोटा इक्वल टू 0। इज दैट फाइन? क्या किया मैंने? अब मैं क्या करूंगा, अभी जो ग्रुपिंग था ये z के क्वाड्रेटिक के बिहेवियर पे था, अब मैं आयोटा के टर्म्स में ग्रुपिंग कर लेता हूं। अगर मैं आयोटा के टर्म्स में ग्रुपिंग करूंगा तो फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 1, यानी ये नंबर और ये नंबर। दूसरा ग्रुपिंग होगा 2z प्लस a आयोटा इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसको और इसको एक ग्रुप में रखा और बाकी तीनों को एक ग्रुपिंग किया। इज दैट फाइन? अब RHS में क्या है? देखिए 0, LHS में 2 नंबर्स है। अभी हमने इक्वालिटी में पढ़ा कि LHS RHS अगर बराबर दिया है, दैट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और RHS में जो कॉम्प्लेक्स नंबर बैठा है वो दोनों सेम है। ऑब्वियसली हमें RHS में 0 दिख रहा है, 0 को क्या मैं 0 प्लस आयोटा 0 लिख सकता हूं, राइट। सो दैट मीन्स LHS का जो नंबर है उसका जो रियल पार्ट है ये दोनों इक्वल होंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है वो दोनों इक्वल होंगे। दैट मीन्स 2z प्लस a वुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट ये है, RHS में इमेजिनरी पार्ट 0। या मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, इसलिए ऐसे कर सकते हैं क्योंकि दिस इज लाइक a एंड दिस इज लाइक आयोटा b। इस फॉर्म में a प्लस आयोटा b, हमने जो इक्वालिटी का भी सीखा है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल हो सकते हैं? जब उनके रियल पार्ट एग्जैक्टली इक्वल हो, LHS RHS एंड इमेजिनरी पार्ट एग्जैक्टली इक्वल हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसका रियल पार्ट है और ये पूरा का पूरा इसका इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड है। आई एम जस्ट कंपेयरिंग LHS टू RHS, और मैंने RHS में देखा जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है इस फॉर्म में,
तो इसका आयोटा जीरो, आयोटा के साथ जीरो कोएफिशिएंट है, तो ये दोनों कंपेरेबल हो गए। इसका रियल पार्ट जीरो है, इसका भी रियल पार्ट जीरो है, तो ये दोनों भी कंपेरेबल हो जाएंगे। Isn't that so? अभी क्या निकालने मुझे, वैल्यू ऑफ ए निकालने के लिए या तो मैं इस, देखिए अब एक और चीज यहां पे ऑब्जर्व कीजिए, कोई भी इक्वेशन में अगर आयोटा गिवन है ना, उससे दो डेरिवेटिव इक्वेशंस आ जाते हैं, दो आ जाते हैं इक्वेशंस, ठीक है। एनी इक्वेशन विच हैज कॉम्प्लेक्स नंबर यू कैन कंक्लूड टू इंक्लूड इक्वेशंस आउट ऑफ दैट, ठीक है। सो अभी सेकंड इक्वेशन से z की वैल्यू निकाल के मैं यहां पे डाल सकता हूं और a की वैल्यू निकाल सकता हूं, या फिर इससे मैं z के टर्म्स में a को लिख लूंगा और यहां पे z की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन से z आया -a/2, राइट। इस z की वैल्यू को यहां पे डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, -a/2 होल स्क्वायर प्लस 3 -a/2 प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ आया क्या किया मैंने? अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से क्या होगा देखिए, a² 4 -3a/2 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी a² -6a प्लस 4 इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b प्लस माइनस √d, यानी b² -4/2, यानी 6 प्लस माइनस 16 यानी √20/2, 3 प्लस माइनस 4 5 √5। ये a के वैल्यूज हैं मेरे, ठीक है। समझ आया सबको कैसे करना है? ये इक्वालिटी का क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेंट वगैरह साइड में जाना ही नहीं है कभी, ओके। ओके, अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वेरी इजी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन, फॉर दैट मैटर मल्टीप्लिकेशन भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो आपको इंट्यूटिवली लगता है वही है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड कर रहा हूं तो उनके रियल पार्ट्स को ऐड कर दूंगा और उनके इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर दूंगा, बस। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें देखिए एग्जांपल दिया है 2 + 3 आयोटा प्लस 5 + 7 आयोटा, इसको अगर एडिशन करता हूं तो क्या आंसर आएगा, ये समझ आया सबको कैसे आया? इन दोनों को ऐड किया और इन दोनों को ऐड किया, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, 2 + 3 आयोटा -1 -2 आयोटा, ठीक है। समझ आया दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से कैसे आंसर आ रहे हैं, ठीक है। इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और अच्छा मल्टीप्लिकेशन भी है साथ में, चलो मल्टीप्लिकेशन भी सीख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो वेरी इजी, जिस तरह से कोई ब्रैकेट खोल के हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही यहाँ पे होगा। z1 into z2 means x1 plus iota y1 into x2 plus iota y2, ठीक है। ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करना है, यानी इस फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x1 x2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा प्लस आयोटा x1 y2 प्लस अब इसको इससे करूंगा आयोटा y1 x2 प्लस ये देखिए ये मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा y1 y2। इज दैट फाइन? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये x1 x2 और ये आयोटा स्क्वायर y1 y2 को एक साथ डाल सकता हूँ क्या मैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, सो x1 x2 माइनस y1 y2, ऐसे में इसका रियल पार्ट एक साथ लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, यानी x1 y2 प्लस y1 x2 आ गया इनटू आयोटा। समझ आया क्या किया मैंने? ये एक तरह का ब्रैकेट है, x1 प्लस आयोटा y1, दूसरा है x2 प्लस आयोटा y2, ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। तो जैसे ब्रैकेट को हम खोलने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है। x1 को मैंने x2 से मल्टीप्लाई किया, x1 x2 आया, x1 को मैंने आयोटा y2 से मल्टीप्लाई किया तो x आयोटा x1 y2 आयोटा, फिर मैंने आयोटा y1 को x2 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा y1 x2 आ गया, फिर आयोटा y1 को आयोटा y2 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर y1 y2 आया, क्योंकि आयोटा दो बार है फिर y1 y2 आ गया,
ठीक है। अब ये जो x1 x2 है और ये जो y1 y2 है इसके साथ आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर मतलब क्या होता है? -1। सो इन दोनों का ग्रुपिंग करके मैंने ये रियल पार्ट ऑफ द नंबर लिख दिया और इन दोनों से मैंने आयोटा कॉमन लिख के बाहर लिख दिया और अंदर बचा x1 y2 प्लस y1 x2। समझ आया? अब ये जो एग्जाम्पल है ये वाला करके देखिए, ये दोनों एग्जाम्पल करके देखिए, ये वाला और ये वाला। और बाय द वे यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का साइन है ना, ये प्लस का साइन होगा। Right. पहला वाला देखिए आंसर आ गया -16 -11 आयोटा। ठीक है। सेकंड वाला थोड़ा ध्यान से देखिए। सेकंड वाला है a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b। सो क्या ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है? तो इसको क्या मैं सीधा a स्क्वायर माइनस आयोटा b होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि a स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर को मैं बाहर ले आ रहा हूँ, माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ आया? सो इस फॉर्म में कभी भी दिखे ना आपको तो ये आंसर होगा। ये ऑब्जर्वेशन भी ध्यान में रखिएगा। हम डायरेक्टली आंसर लिख देंगे। उल्टा भी होता है कई बार कि आपको इस फॉर्म में दिया होता है और आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ब्रेक करना होता है, तो ऐसे ब्रेक हो जाएगा। बट हाँ, इसमें बीच में प्लस होना चाहिए। माइनस होगा तो वो नहीं होगा फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। माइनस होगा तो रियल नंबर के टर्म्स में ब्रेक होगा। जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। प्लस होगा तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं, गिवन दैट हम कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में ऐसे प्लस को ब्रेक मत कर देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम इज अ डिफरेंट नंबर सिस्टम देन रियल नंबर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा इस रिजल्ट को। हाँ, ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ज्यादा इसका ऑब्जर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। Question says find the smallest positive integer n for which 1 plus iota raised to the power 2n is equal to 1 minus iota raised to the power 2n। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? 1 plus iota raised to the power 2n is equal to 1 minus iota raised to the power 2n। इसमें मुझे n की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इवन बिफोर वी स्टार्ट अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, जो है व्हाट इज 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू निकाल के इसको याद रखिए। सिंपल a प्लस बी होल स्क्वायर यानी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। अच्छा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है? तो ये कैंसिल हो गए यानी 2 आयोटा। सो 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर इज 2 आयोटा, इसको याद रखिए। एंड 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर इज, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, -2 आयोटा आ जाएगा सीधा। ठीक है, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर इज 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर इज -2 आयोटा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगाऊंगा। सो यहाँ पे देखिए, पहले तो मैं से 1 प्लस आयोटा रेस होल स्क्वायर होल रेस टू द पावर n, 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर होल रेस टू द पावर n ऐसे लिख सकता हूँ। 2n को अलग अलग कर दिया मैंने। ठीक है, इसका आंसर मुझे ऑलरेडी पता है, 2 आयोटा रेस टू द पावर n इक्वल टू -2 आयोटा रेस टू द पावर n। ये स्टेप समझ आया? अब जो n को है वो सेग्रीगेट कर देता हूँ। 2 रेस टू द पावर n आयोटा रेस टू द पावर n, -2 रेस टू द पावर n आयोटा रेस टू द पावर n। समझ आया कि नहीं? ये मैं कैंसिल कर सकता हूं, जो भी वैल्यूज होंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, n डजंट मैटर। बचेगा क्या? 2 टू द पावर n इज इक्वल टू -2 टू द पावर n। जीरो कैसे? n का पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ढूंढ। ठीक है, सो 2 को मैं किस नंबर से रेस करूं और -2 को किस नंबर से रेस करूं कि दोनों आंसर आपस में इक्वल हो जाए।
व्हाट इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है? 2 होगा, क्योंकि जैसे मैं इसको स्क्वायर से रेज करूंगा, इस ये वाला नंबर जो रियल नंबर है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात समझ आए? अगर मैं 4 से भी रेज करता हूं तो भी आंसर मैच करेगा, 3 से रेज करता हूं तो आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि 3 इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। इवन नंबर से रेज करने से दोनों आंसर मैच करेंगे। स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2। ओके, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। और ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आपको मैं पहले ही बता रहा हूं। जेई के क्वेश्चन डिफिकल्ट दिखाया जाता है, एक बार आपको समझ आ जाएगा तो वो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। इसलिए पहले तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वुड बी, इसको आराम से स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ना। ठीक है, ये सब बड़े बड़े नंबर्स देख के या बड़े स्टेटमेंट्स देख के घबराना नहीं है। ठीक है, सो व्हाट डज द क्वेश्चन से 2 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब उसका रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। मतलब नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2। अच्छा, इन्होंने ऑलरेडी Z1 Z2 दिया हुआ है, तो मैं उसको पहले ही अज्यूम कर लेता हूं। ये मेरे Z1 और Z2 अजम्पशन हो गए। इज दैट फाइन? Z1 is x1 plus iota of y1, Z2 is x2 plus iota of y2। अब अगले पार्ट में जाते हैं। इफ रियल पार्ट, RE मतलब क्या होता है? रियल पार्ट। ठीक है, और IM है ही नहीं इसमें, चलो ठीक है। RE of Z1 Z2 is equal to 0। रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 is equal to 0, यानी दोनों को Z1 और Z2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, उससे जो आंसर आता है उसका जो रियल पार्ट है दैट इज 0। ठीक है, एंड रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, यानी Z1 Z2 को जब मैं ऐड करता हूं उसके बाद जो उसका रियल पार्ट आता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। यानी मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो 0 है रियल पार्ट, और रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इज ऑल्सो 0। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल? उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है पूछेंगे। ऑप्शंस क्या है थोड़ा वो समझते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, IM मतलब होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 is greater than 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है? Y1। So Y1 has to be greater than 0 and imaginary part of Z2 is greater than 0। Z2 का क्या है? Y2 is greater than 0। ये समझ आया फर्स्ट ऑप्शन का मतलब? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 यानी Y1 is greater than 0 and यानी ये imaginary part of Z2 is greater than 0 यानी ये भी greater than 0। In another word I can write as Y1 is positive and Y2 is positive। Can I write it like this? हाँ या ना? ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन हो गया मेरा Y1 पॉजिटिव एंड Y2 पॉजिटिव। जस्ट आई एम रीराइटिंग सो दैट इट्स मच इजियर टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड करने में आसानी होगी। सेकंड क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज लेस देन 0 एंड Z2 इज ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 मतलब Y1 is negative and Y2 is positive। ठीक है, थर्ड इज Z1 is greater than 0 यानी Y1 is positive and Z2 is less than 0, Y2 is negative। फोर्थ है Y1 is negative and Y2 is also negative। ये तो मैंने ऑप्शंस को दूसरे टर्म्स में लिख दिया तो मुझे समझ आ जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहे कि Z1 Z2 का रियल पार्ट इज 0, तो इसका रियल पार्ट निकालो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना अभी हमने प्रीवियस स्टेप में सीखा था। क्या होगा फर्स्ट स्टेप? x1, अच्छा देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और इसके सिर्फ रियल पार्ट से ही मुझे बॉदर है, इमेजिनरी पार्ट का मुझे टेंशन ही नहीं है। रियल पार्ट शुड बी इक्वल टू 0। तो रियल पार्ट क्या होगा? देखिए इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, सो x1 x2, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। उसके बाद x1 को मैंने आयोटा y2 से मल्टीप्लाई किया तो एक इमेजिनरी होगा, उसको मैं लिख ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं। उसके बाद x आयोटा y1 को x2 से मल्टीप्लाई किया, फिर से इमेजिनरी होगा, वो भी मैंने लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं। फोर्थ होगा x1 को मैंने आयोटा y1 को मैंने आयोटा y2 से मल्टीप्लाई किया, वो क्या होगा? फिर से रियल हो जाएगा, दैट इज आयोटा स्क्वायर y1 y2 यानी माइनस y1 y2। दिस इज गिवन एज 0। रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज गिवन एज 0। तो ये एक इक्वेशन गिवन है। इमेजिनरी वाला मैंने पूरा इग्नोर ही किया क्योंकि उससे कुछ मिलेगा ही नहीं मुझे, वो लिख तो सकता हूं मैं लेकिन इट्स नॉट हेल्पफुल, सो आई एम सेविंग 1-2 सेकंड जितना भी सेव करूं। ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया क्या गिवन है?
दोनों के समेशन का रियल पार्ट, यानी इन दोनों नंबर को अगर सम करता हूं तो डायरेक्टली रियल रियल आपस में ऐड हो जाएंगे, इमेजिनरी आपस में ऐड हो जाएंगे। समेशन करने के बाद जो रियल पार्ट बचेगा यानी x1 प्लस x2 जो आएगा वो भी 0 है। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल गया, ये इंफॉर्मेशन मिल गया। क्या इन दोनों इंफॉर्मेशन से मैं y1 और y2 के साइंस पे कमेंट कर सकता हूं, क्या वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? आई कैन ट्राई। यहाँ पे तो y1 y2 अवेलेबल है, यहाँ पे तो y1 y2 है ही नहीं। सो व्हाट आई कैन डू, इससे मैं x1 x2 के आपस का रिलेशन ढूंढ के इसमें इंप्लीमेंट करूंगा। सो इससे मुझे पता चलता है x1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x2, इसको मैं RHS में ले गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं x1 की वैल्यू क्या डाल रहा हूँ, नेगेटिव ऑफ x2 डाल रहा हूँ यहाँ पे, इंटू x2 माइनस y1 y2 इक्वल टू 0। इज दैट फाइन? ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ x2 स्क्वायर इक्वल टू y1 y2। समझ आया क्या किया मैंने? अब फिर से ध्यान दीजिए, x2 स्क्वायर जो होगा ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और उसके साथ एक माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये पूरा टर्म हमेशा नेगेटिव होगा। ये समझ आ रहा है आप लोगों को? इसका जो LHS ये हमेशा नेगेटिव क्यों होगा समझ आ रहा है? क्योंकि x2 का तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हमेशा नेगेटिव होगा, यानी y1 y2 का मल्टीप्लीकेशन हमेशा नेगेटिव आएगा। और दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हमेशा नेगेटिव कब आता है, या दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो। अगर दोनों नेगेटिव हो जाए तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है, और दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव है ही, यानी इन दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो तो मेरा आंसर नेगेटिव आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो एक ऑप्शन देखिए y1 इज नेगेटिव एंड y2 इज पॉजिटिव, एंड दूसरा ऑप्शन y2 इज पॉजिटिव, y1 इज पॉजिटिव, y2 इज नेगेटिव। ये दोनों आंसर फिजिबल लग रहे हैं, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव हो जाए y1 एंड y2, यानी ये दोनों पॉजिटिव हो जाए तो आंसर मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। और अगर दोनों नेगेटिव हो जाए तो आंसर मेरा फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी B एंड C आर माई करेक्ट आंसर्स। समझ आया? नथिंग न्यू, कोई नया फॉर्मूला, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं है, बस थोड़ा दिमाग को ठहराव देके आराम से समझते हुए करना है तो आंसर आ जाएगा। समझ आया? ठीक है, सब घर पे ट्राई कीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे सब। ओके, अलजेब्रा का कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन। सी एक चीज याद रखिए, एक्सट्रीमली फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आता है, हमें उसको रैशनलाइज करके न्यूमरेटर पे ले जाना है। ठीक है, अब रैशनलाइज कैसे करते हैं? देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिवीजन है z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू x1 आयोटा 1 x2 प्लस आयोटा y2, ये है। इसको रैशनलाइज करने का वही तरीका जो हमने सीखा है अभी तक। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके नेगेटिव टर्म से, यानी इसको कॉन्जुगेट ऐसा कुछ कहते हैं भाई। एनीवेज x2 माइनस आयोटा y2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और ऊपर दोनों जगह। ठीक है, इसको कहते हैं रैशनलाइज। अभी ध्यान दीजिए, ऊपर के जो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है दैट इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी लर्न कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। नीचे टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, साथ में आयोटा लगा है। अगर आयोटा नहीं होता तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता, लेकिन आयोटा है तो आंसर क्या आएगा, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि आयोटा x2 स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा y2 स्क्वायर। आइडियली ये आंसर आएगा ना, नीचे का अगर मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो ये चीज भी ध्यान रखिए, अगर आयोटा का ऐसा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है डायरेक्टली ये आंसर लिखिए, बीच के स्टेप स्किप कर दिए। ठीक है, ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 2 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा, तो इसको किससे रैशनलाइज करूंगा, मल्टीप्लाई करके 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई करूंगा। इज दैट फाइन? ऊपर क्या आएगा देखिए, ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 प्लस 4 आयोटा, फिर आयोटा को मल्टीप्लाई करूंगा प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये इन दोनों का देखिए आयोटा के साथ प्लस a प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्म है, तो मैं सीधा इसको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ डायरेक्टली।
ठीक है, सो ऊपर हो गया, ये तो देखिए -2 होगा और ये +2 यानी 0 हो गया, और ये होगा +5 आयोटा, 0 हुआ नहीं है, हाँ ये -2 होगा, ये +2 है, और नीचे क्या आएगा 5। ये तो अगर सेग्रीगेट करे तो आंसर आ गया सिर्फ 5। गॉट इट? ओके, अब देखिए सेकेंड ऑप्शन को रैशनलाइज करो, a माइनस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, ऊपर नीचे, ऊपर तो रहेगा a माइनस आयोटा b, नीचे आ जाएगा a² + b²। ये समझ आया सबको कैसे किया? a² + b² क्यों आया नीचे? ठीक है, अब अगेन इंडिविजुअल टर्म्स के नीचे डाल दीजिए a² + b², ये मेरा रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा टाइम्स b अपॉन, अच्छा माइनस b अपॉन a² + b², ये मेरा इमेजिनरी पार्ट हो गया। दिस इज सिंपल डिवीजन। डिवीजन मतलब रैशनलाइज करना है, क्योंकि हम कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर सकते इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़े। ओके, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रखिए। अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है a + आयोटा b, तो 1 अपॉन a + आयोटा b इज कॉल्ड रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दोनों का एक ही मतलब है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल का एक ही मतलब है कि a + आयोटा b का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन a + आयोटा b, या उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोला जाता है। ठीक है, ओके, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन है, इफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जहां पे ऊपर भी आयोटा है नीचे भी आयोटा है, इज 0, इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है, देन द वैल्यू ऑफ sin² 3θ + cos² θ इज इक्वल टू। sin² 3θ, आप लोगों को ये सब फॉर्मूला पढ़ा है ना, हमने तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में sin 3θ वगैरह हमने पढ़ा है। ठीक है, ठीक है, ये एक मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसका जो रियल पार्ट है वो 0। ठीक है, सो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? रैशनलाइज करके, फिर उसका एक रियल पार्ट बनेगा और एक इमेजिनरी पार्ट बनेगा। रियल पार्ट को आप कहेंगे 0, इक्वल टू 0 कर देंगे तो आपको एक थीटा की वैल्यू मिलेगी। थीटा की वैल्यू जो है 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए। उन्होंने थीटा को डिफाइन किया है 0 से π/2 के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री तक। यस, नहीं मैं कह रहा हूं, एक बार थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद इसमें थीटा डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्लीज ट्राई कीजिए सब। अच्छा, तो बेसिकली यहां तक मानेगा। हाँ, वन।
देखिए ये तो पहले मैंने रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के बाद ना मैं सब मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करने वाला, मुझे गिवन है कि रियल पार्ट 0 है तो मैं बस रियल पार्ट ही निकालूंगा। रियल पार्ट कैसे मिलेगा, इस रियल नंबर को इस रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, इस इमेजिनरी को इस इमेजिनरी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 6 आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और इसका कुछ भी डिनोमिनेटर एक आएगा, लेकिन उसने कहा कि 0 के बराबर है तो डिनोमिनेटर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा एनीवेज, तो मुझे डिनोमिनेटर की भी जरूरत नहीं, बस इतना ही जरूरत है कि रियल पार्ट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये अगर 0 हो गया, आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1, यानी 3 वुड बी इक्वल टू 6 cos स्क्वायर थीटा। सो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 3/6 यानी हाफ, और थीटा आ जाएगा इससे π/4। समझ आया? ये एक बार थोड़ा और एक्सप्लेन करके समझाओ, समझ आ गया सबको? ओके, π/4 आ गया तो यहाँ पे डाल दिया 3π/4 प्लस π/4, दिस इज 1/√2, उसका स्क्वायर √2, साइन 3π/4 इज, यहाँ पे साइन का क्वाड्रेंट है प्लस 1/√2 साइन π/4। ठीक है, इनफैक्ट अगर नेगेटिव होता तो स्क्वायर होके फिर भी पॉजिटिव होता, डजंट मैटर। ये नहीं समझ आया, ये समझ आया, इक्वल टू 0। ठीक है, सो 3 - 6 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 लग सकता हूँ, इसको अगर मैंने -1 किया तो 3 इक्वल टू 6 cos स्क्वायर थीटा, इसको नीचे ले जाऊंगा तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 3/6 यानी हाफ। सो इससे क्या होगा, cos थीटा वुड बी इक्वल टू 1/√2, cos थीटा 1/√2 क्या होता है जब थीटा इक्वल टू π/4। समझ आया सबको? अगला क्वेश्चन देखें। ओके, थोड़ा ध्यान से ये क्वेश्चन देखिए। इफ a, b, x, y are real numbers, a, b, x, y real numbers है, such that a minus b equal to 1। a और b में एक रिलेशन दिया हुआ है where it is given a minus b is equal to 1 and y is not equal to 0। ठीक है, y 0 नहीं, मतलब कहीं तो डिनोमिनेटर में आ रहा हुआ है, वो देखा जाएगा बाद में। If the complex number z equal to x plus iota y, एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड है z which is equal to x plus iota y। by the way ये x और y यहीं से आया है, इसलिए इन्होंने y इक्वल टू 0 दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है। ठीक है, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y satisfies इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू y, ये कंडीशन गिवन है, ये वाला फाड़ू कंडीशन है, मतलब फाड़ू जंक्शन दो देख के समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो y के बराबर हो, ये गिवन। Then which of the following is our possible values of x? तो x की वैल्यू निकालनी, इनमें से अगर एक या दो या ज्यादा किसी भी हो सकते हैं। क्वेश्चन फिर से समझते हैं। a, b, x, y रियल नंबर्स हैं, a और b का एक रिलेशन दिया है a minus b equal to 1 and then it is given that complex number z is equal to x plus iota y। और उसके बाद उन्होंने खुद से एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट किया उन्होंने, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो y के बराबर है, ये भी गिवन है। ठीक है, then which of the following are the possible values of x? तो उसको सॉल्व करो, x के आंसर्स क्या क्या आ सकते हैं वो बताओ। एग्जैक्टली, ठीक है। सो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर इन्होंने क्रिएट किया ना, इसमें z की वैल्यू x प्लस आयोटा y डाल दीजिए, फिर उसके इमेजिनरी पार्ट को y के बराबर कीजिए। a इक्वल टू b नहीं है, a इक्वल टू 1 प्लस b है। ठीक है, उसको ध्यान दीजिए।
आयोटा एक्स प्लस बी प्लस ए आयोटा वाई ऊपर नीचे ए कॉमन है ए आयोटा वाई। ओके हैंग ऑन, इसमें कह रहे हो, उसके नीचे इसमें मतलब इसमें अगला स्टेप। हाँ अच्छा, अगले स्टेप में आप कह रहे हो ए एक्स प्लस बी, प्लस ए हाँ ए आयोटा वाई, बस ट्रू। अच्छा देखिए, यहाँ तक जो मैंने स्टेप्स किया पहले वो समझाता हूँ। मुझे उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ए जेड प्लस बी अपॉन जेड प्लस वन। तो जेड की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया? एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये हो गया ए टाइम्स एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस बी डिवाइडेड बाय जेड की जगह फिर से मैंने एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस वन कर दिया। ये स्टेप समझ आया सबको? मैंने बस जेड को रिप्लेस किया एक्स प्लस आयोटा वाई से, और कुछ नहीं किया अभी तक। इसके बाद मैं क्या करूंगा? आयोटा को सेग्रीगेट कर रहा हूं और जो रियल पार्ट है उसको सेग्रीगेट कर रहा हूं। सो रियल पार्ट इज ए एक्स प्लस बी। इस टर्म में ए एक्स प्लस बी इसका रियल पार्ट हो गया, आयोटा वाला हो जाएगा ए वाई आयोटा। डिनोमिनेटर में होगा एक्स प्लस वन इसका रियल पार्ट और आयोटा वाई इसका इमेजिनरी पार्ट। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में भी आयोटा है तो मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूं, एक्स प्लस वन माइनस आयोटा वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के टाइम एक मेरा रियल पार्ट बनेगा विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, तो वो मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया, मैंने बस एक ब्रैकेट डाल के छोड़ दिया क्योंकि मुझे इसके इमेजिनरी पार्ट का आंसर दिया होगा। ठीक है, सो रियल पार्ट मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया। इमेजिनरी पार्ट में कब कैलकुलेट करूंगा? जब इसको मैंने इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई किया। सो ये माइनस आयोटा का आयोटा मैंने कॉमन ले लिया बाहर, अंदर बचेगा माइनस वाई इंटू ए एक्स प्लस बी, ये ना माइनस वाई इंटू ए एक्स प्लस बी। और दूसरा इमेजिनरी पार्ट आएगा जब इस आयोटा ए वाई को मैं एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी ए वाई इंटू एक्स प्लस वन, आयोटा बाहर कॉमन। ये स्टेप समझ आए कि नहीं? मैंने जो ऊपर मल्टीप्लीकेशन किया और उसका जो इमेजिनरी पार्ट लिखा है मैंने, इस स्टेप में डाउट है किसी को? ए वाई इंटू एक्स प्लस वन, ए वाई इंटू एक्स प्लस वन। इसमें माइनस कहां से आएगा? देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, आयोटा स्क्वायर तो है ही नहीं। ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या होगा? स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि प्लस और माइनस है और साथ में आयोटा है तो प्लस आ जाएगा। ये पता क्या है? ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन और आयोटा ए वाई इंटू आयोटा वाई। आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा ना, इसका रियल पार्ट होगा, रियल नंबर होगा, उसमें कोई आयोटा होगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने नहीं कैलकुलेट किया क्योंकि कंडीशन दिया है इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू वन, इसलिए ये कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है। जो इमेजिनरी पार्ट है ना, ये वाला, ये y के बराबर है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, देखिए ये y के बराबर है। रियल पार्ट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया। यस, इसको ही कंसीडर किया है और इसका जो रियल पार्ट है वो मैंने y के बराबर किया है। कैसे? ध्यान दीजिए, अब आयोटा मैंने हटा दिया, मैंने सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट है उसका वैल्यू ले लिया। ये हो गया माइनस, हाँ y, ये देखिए यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, y को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, माइनस को मल्टीप्लाई किया, माइनस ए एक्स माइनस बी, और यहाँ पे a को मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स प्लस ए, ये ऐसे आ गया।
डिनोमिनेटर में x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे ही है, ये y कॉमन लिया था, RHS में भी y है, इसमें मुझे गिवन है दैट y इज नॉट इक्वल टू 0। अगर y नॉट इक्वल टू 0 है तो हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, अगर इक्वल टू 0 है तो हम इसको LHS में लाके कॉमन लेंगे फिर आगे सॉल्व करेंगे, बट क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है इसलिए मैंने डायरेक्टली उनको कैंसिल कर दिया। और यहाँ -ax और प्लस ax था, ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे -b प्लस है यानी a माइनस बी भी हो गया, और यहाँ पे a माइनस बी 1 गिवन, तो उसको मैंने लिख दिया 1। देखो इमेजिनरी पार्ट y के, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, आयोटा के साथ जो कोएफिशिएंट होता है, इसलिए आयोटा नहीं आएगा इसमें। इमेजिनरी पार्ट इज आयोटा के साथ ये जो कोएफिशिएंट है ना, दैट इज इमेजिनरी पार्ट, वो भी एक रियल नंबर ही होता है, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था इफ यू रिमेंबर, राइट। सो इमेजिनरी पार्ट y के बराबर है, तो ऊपर 1 आ गया, नीचे क्या आ गया, ये इक्वल टू 1, क्योंकि y कैंसिल हो गया तो 1 रह गया RHS में। यहां तक समझ आया सबको? अभी तक मैंने x की वैल्यू निकाली नहीं है, x की वैल्यू निकालनी है। सो अगला स्टेप क्या होगा, x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये RHS में लेके गया, 1 कैसे कैंसिल होगा? अच्छा खोलना ही नहीं है ना, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, इसको एक्सपैंड मत करो। x प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर को RHS में लेके गए। अब मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो यहाँ से स्क्वायर हटा रहा हूँ, यहाँ पे रूट डाल रहा हूँ, रूट डालते ही प्लस माइनस भी आ जाएगा, राइट। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, इसको RHS में ले गया, प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। हाँ, सो आंसर एक तो D है और एक ये है। समझ आया सबको ये स्टेप? घर पे जाके प्रैक्टिस करना ही है, नहीं तो नहीं होगा, भूल जाओगे, ठीक है। बच गए, एक और क्वेश्चन बचा था लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब जो इसके बाद क्वेश्चन है ना, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, ये कल करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करने के बाद हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आप ट्राई करेंगे? नहीं, हिंट दे देता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा को ऐसे लिखते हैं, राइट। इसको आप a प्लस आयोटा भी अज्यूम कीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको आप ऐसे अज्यूम कीजिए, फिर दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। उससे आपका a और b का आंसर आ जाएगा, a और b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे डाल दीजिए, वो आपका आंसर है, ठीक है। आपको बस इनिशिएशन कैसे करना है, अगर आपको टाइम मिले प्लीज ट्राई कीजिए, नहीं तो जो आज क्वेश्चंस के वो ट्राई कीजिए, और कल हम आगे ये क्वेश्चन करके फिर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बढ़ेंगे। इज दैट फाइन? ओके देन, सी यू टुमारो। नहीं, वो देखा तो